गुड मॉर्निंग। फूड साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे विटामिन बी 3। और विटामिन बी 3 यानी नियासिन जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील विटामिनों की श्रृंखला में हमने सबसे पहले पढ़ा विटामिन बी 1 यानी थायमिन, और विटामिन बी 2 यानी राइबोफ्लेविन, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा विटामिन यानी विटामिन बी 3 या राइबोफ्लेविन, सॉरी नियासिन। नियासिन जो है उसको सबसे पहले निकोटिनिक अम्ल के रूप में जाना गया था और इसे प्राप्त किया था निकोटिन के ऑक्सीकरण से। फिर से बोल रही हूँ, नियासिन का जो सबसे पहले जिस रूप में पहचान हुई थी वह हुई थी निकोटिनिक अम्ल के रूप में, और इसे प्राप्त किया था निकोटिन के ऑक्सीकरण से। इसके बाद 1937 में, इसमें 1937 में इसे पोषक तत्व के रूप में पहचान मिली और यह देखा गया कि मनुष्यों में पेलेग्रा नामक जो रोग था उसके उपचार में यह पोषक तत्व उपयोगी साबित होता है या उसके उपचार में सहायक है। इसके कई व्युत्पन्न पाए जाते हैं और ये जो व्युत्पन्न है वे सभी विटामिन की तरह कार्य करते हैं, या जो नियासिन है वो एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का नाम है जिसमें सभी में नियासिन विटामिन की एक्टिविटी पाई जाती है और इनको सम्मिलित रूप से विटामिन बी 3 या नियासिन कहा जाता है। और ये व्युत्पन्न हो सकते हैं निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनामाइड। ये दो एग्जाम्पल हैं जिस रूप में नियासिन उपस्थित होता है। इसके बाद में इसके रासायनिक और भौतिक गुणों की हम बात करें तो इसके जो इसकी संरचना में पायरिडीन रिंग पाई जाती है और इसलिए यह पायरिडीन का व्युत्पन्न है। नियासिन जो है वह पायरिडीन जो कंपाउंड है या एक स्ट्रक्चर है, रिंग्ड स्ट्रक्चर है या वलयाकार संरचना है, उसका व्युत्पन्न है। और यह, जैसा कि मैंने बताया था, जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए यह जल में घुलनशील होता है। इसके साथ ही जब इसको क्रिस्टलीय रूप में या पृथक किया जाता है तो इसका सफेद क्रिस्टल प्राप्त होता है या पाउडर नुमा संरचना प्राप्त होती है सफेद रंग की। इसकी विशेषता यह है कि यह ताप, ऑक्सीकरण और क्षारों के प्रति स्थायी होता है, यानी इसके ऊपर क्षारीय माध्यम का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑक्सीकरण यानी अगर इसको वातावरण में रखा जाए या वायु के संपर्क में आता है तो इसका ऑक्सीकरण भी नहीं होता है। और पकाने की प्रक्रिया के दौरान जब भोजन में को ताप दिया जाता है या हीट दी जाती है तब भी यह स्थायी रहता है। फिर से बोल रही हूँ, इस पर ताप का, ऑक्सीकरण का और क्षारों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। और यह जितने भी हमने विटामिन्स पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्थायी प्रकृति का होता है, यानी जो प्रोसेसिंग होती है या कुकिंग होती है उसके समय यह कम से कम मात्रा में नष्ट होता है। अब बात करते हैं हम इसके कार्यों की। तो जैसे कि बाकी दो विटामिन हमने पढ़े थे, थायमिन और राइबोफ्लेविन, तो वे ऊर्जा उपापचय में मुख्य रूप से काम आते थे और सह एंजाइम के रूप में कार्य करते थे। उसी प्रकार से यह जो है नियासिन, वह भी मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो ऊर्जा उपापचय होता है या एनर्जी मेटाबॉलिज्म है, जिससे कि हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है या ऊर्जा रिलीज होती है, उन रिएक्शंस में या उन अभिक्रियाओं में काम में आता है। इसके अलावा यह प्रोटीन, वसा और पेंटोज शर्कराएं जो हैं, पेंटोज शर्कराएं वे शर्कराएं हैं जिनमें 5 कार्बन उपस्थित होते हैं।
तो यह प्रोटीन हमारे शरीर में जिस प्रोटीन का निर्माण होता है, उसके अलावा वसा के निर्माण में और पेंटोज शर्कराओं के निर्माण में सहायक होता है। जैसे कि राइबोफ्लेविन और थायमिन सह एंजाइम रूप में उपस्थित होते थे। मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा कि इनके सह एंजाइम स्वरूप कौन कौन से हैं। थायमिन का एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। थायमिन TPP यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है, और जो राइबोफ्लेविन था, आपको याद होगा कि यह हमारे शरीर में FMN और FAD यानी फ्लेविन मोनो न्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड के रूप में कार्य करता है। उसी प्रकार से यह जो नियासिन है या विटामिन B3 है, यह भी हमारे शरीर में सह एंजाइम के रूप में कार्य करता है और उसका नाम है NAD तथा NADP। NAD और NADP शॉर्ट फॉर्म है, इनका फुल फॉर्म है निकोटिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। वापस मैं बोल रही हूँ, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। और दूसरा NADP, ये है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और फॉस्फेट और इसमें एडेड है। तो ये दो रूप हैं जिसके द्वारा नियासिन या विटामिन B3 हमारे शरीर में सक्रिय रूप से काम करता है, और यह इसका को एंजाइम या सह एंजाइम स्वरूप है। अब किस किस प्रकार से यह विटामिन किन किन रिएक्शंस में काम में आता है, यह हम जानते हैं। तो सामान्यतया जो NAD है वो अपचयी क्रियाओं में काम में आता है और NADP उपचयी क्रियाओं में काम में आता है। अपचयी क्रियाएं वो होती हैं जो कि रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, यानी जिनमें अपचयन होता है, और उपचयी क्रियाएं वो होती हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं और जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है या निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो जो उपापचयन है यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो उपापचयन होता है। इसको दो तरह से, दो शब्दों को मिलाकर यह वर्ड बना है। एक तो होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म माने अपचयन यानी टूटना, और एनाबॉलिज्म यानी उपचयन यानी निर्माण होना। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो NAD काम में आता है वो अपचयी क्रियाओं में यानी रिडक्शन रिएक्शंस में काम में आता है, और NADP जो है वो उपचयी अभिक्रियाओं में यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में काम में आता है। इसके बाद में ये जो NAD और NADP सह एंजाइम है, ये प्रत्येक कोशिका के लिए कार्य करने के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर में जितनी जीवित कोशिकाएं हैं उनमें क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उसमें और भी कई अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं होती रहती हैं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं जिनके लिए NAD या NADP की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में लगभग 200 अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें नियासिन सह एंजाइम की तरह आवश्यक होता है या सह एंजाइम की तरह कार्य करता है। इनमें से कुछ विशेष क्रियाओं के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखे हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करती हूँ। NAD की हम पहले बात करें कि NAD किन रिएक्शंस में काम में आता है, तो यह लैक्टेट से पायरूवेट में परिवर्तन के काम में आता है, और यह जो अभिक्रिया है वह ग्लाइकोलिसिस का एक भाग है। इसी प्रकार से ग्लाइकोलिसिस में ही होने वाली जो दूसरी अभिक्रिया है जिसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, कौन सा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित होता है, उसमें भी NAD काम में आता है। वापस एक बार बोल रही हूँ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से
जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो इस अभिक्रिया में NAD सह एंजाइम की तरह कार्य करता है। इसके अलावा तीसरी जो है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है उनमें भी NAD काम में आता है। इसके अलावा चौथी रिएक्शंस है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, जब सक्सिनाइल को एंजाइम A में परिवर्तित होता है। फिर से सुनिए, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जब सक्सिनाइल को एंजाइम A में परिवर्तित होता है और यह रिएक्शन का क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत होती है। और क्रेब्स साइकिल हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने की एक महत्वपूर्ण चक्र है, जिसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है या TCA साइकिल भी कहा जाता है। TCA का मतलब है ट्राई कार्बन एसिड चक्र, TCA चक्र, या क्रेब्स ने क्योंकि इसकी खोज की थी इसलिए उसे क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जब सक्सिनाइल को एंजाइम A में परिवर्तित होता है तो इस अभिक्रिया में NAD सह एंजाइम की तरह कार्य करता है। और यह रिएक्शन कहाँ होती है? क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत। क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत ही एक दूसरी और रिएक्शन होती है जहाँ NAD सह एंजाइम की तरह कार्य करता है और वह है मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट का बनना। जब मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट बनता है तो इस अभिक्रिया में भी NAD जो है वह सह एंजाइम का कार्य करता है। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स जिसमें निकोटिनामाइड एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है NAD, वह निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड सह एंजाइम की तरह काम में आता है। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स मैं और दे रही हूँ जिसमें NADP यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट सह एंजाइम की तरह कार्य करता है। और ये रिएक्शंस हैं जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन बनता है। फिर से सुनिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन में परिवर्तित होता है तो इस रिएक्शन में NADP सह एंजाइम की तरह कार्य करता है। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है जब फॉस्फोग्लूकोनेट कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है। फिर से सुनिए, फॉस्फोग्लूकोनेट जब कीटो 6 फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है वहां भी NADP सह एंजाइम की तरह कार्य करता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि नियासिन जो विटामिन है वह हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है और किन किन रिएक्शंस में कार्य करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नियासिन के हमारे शरीर में जब कमी हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं या क्या प्रभाव होते हैं। इसके अलावा ICMR के द्वारा इसकी प्रतिदिन की या दैनिक प्रस्तावित आहारीय मात्रा क्या है और कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनसे यह हमें प्राप्त होता है। इस वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। नमस्ते।